हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत शर्मा। और जैसे कि हमारा लास्ट वीडियो चल रहा था उसके बेसिस पे हम आगे इस चीज़ को ले रहे हैं और आगे इस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो परिसंचरण तंत्र में हमने लास्ट में ब्लड ग्रुप्स पढ़ लिए थे और ब्लड ग्रुप्स के साथ हमने RH फैक्टर पढ़ा था कि क्या RH फैक्टर होता है, क्या किसके बेसिस पे वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज हुई थी, उसकी स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रुधिर वाहिनियों की या ब्लड वेसल्स, इंग्लिश में नहीं कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं? वे वाहिनियाँ मतलब नलिकाएं, वे नलिकाएं जिनमें क्या प्रवाहित होता है? रुधिर। तो रुधिर प्रवाहित करने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं? रुधिर वाहिनियाँ। ठीक है, तो वे वाहिनियाँ, ये वे नलिकाएं जिनमें रुधिर प्रवाहित होता है उन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहा जाता है, या इंग्लिश में इन्हें कहते हैं ब्लड वेसल्स। और इन वाहिनियों को जिनमें रुधिर प्रवाहित होता है इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला धमनी, दूसरी रुधिर वाहिनियां हैं शिराएं, और तीसरी हैं केशिकाएं। यानी कि ये कोशिकाएं नहीं है, केशिकाएं हैं। तो धमनी हो गया पहली रुधिर वाहिनी, दूसरी हो गई शिरा और तीसरी हो गई केशिका। इन्हें कहते हैं इंग्लिश में आर्टरी, इन्हें कहते हैं इंग्लिश में वेन, और इन्हें कहते हैं कैपिलरीज। तो हमारे पास 3 प्रकार की क्या हो गई? रुधिर वाहिनियां। पहली धमनी हो चुकी है, दूसरी शिरा और तीसरी केशिकाएं। जब किसी ऊतक या कोशिका के संपर्क में आती है तो ये जो वाहिनियां हैं ये भी छोटे छोटे भागों में क्या हो जाती हैं? बट जाती है। जैसे अगर धमनी की बात की जाए तो धमनी भी आगे छोटे छोटे भागों में बट जाएगी जिन्हें धमनिकाएं कहा जाता है। इसी प्रकार शिरा भी आगे छोटे छोटे में भागों में बट जाएगी जिन्हें शिरिकाएं कहा जाएगा, और केशिकाएं तो पहले ही छोटे भागों में विभक्त होती हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर कुछ वाहिनियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है? रुधिर का प्रवाह। ठीक है, तो रुधिर प्रवाहित करने वाली वाहिनियां क्या कहलाएंगे? रुधिर वाहिनियां। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। पहला है धमनी, दूसरा शिरा और तीसरा केशिकाएं। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में धमनी, शिरा एवं केशिकाओं के द्वारा किसका प्रवाह किया जाता है? रुधिर का। ठीक है, तो रुधिर के प्रवाह करने के लिए मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? वाहिनियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इनमें से प्रत्येक वाहिनी की। तो यहां पर जो रुधिर वाहिनी है जिसे आपने धमनी, शिरा और केशिका में विभाजित किया है, ये धमनी, शिरा और केशिकाएं प्रत्येक, चाहे धमनी हो, चाहे शिरा हो, चाहे केशिकाएं हो, ये प्रत्येक वाहिनियां 3 स्तरों द्वारा निर्मित होती हैं। कितने स्तरों द्वारा बनी होती है? 3 स्तर से। चाहे धमनी होगी तो भी 3 स्तर से बनी होगी, शिरा होगी तो भी 3 स्तर से बनी होगी, और केशिका होगी तो भी 3 स्तर से बनी होगी। तो प्रत्येक रुधिर वाहिनी कितने स्तर से बनी होगी? 3 स्तरों से। चाहे उसमें धमनी हो, चाहे उसमें शिरा हो, चाहे उसमें केशिकाएं हो, तीनों 3 स्तर से बनी होती है। ठीक है, सबसे बाह्य स्तर कहलाता है बाह्य कंचुक। इन वाहिनियों का, चाहे धमनी हो, चाहे शिरा हो, चाहे केशिका हो, उनका सबसे बाह्य स्तर क्या कहलाएगा? बाह्य कंचुक। जैसे मान लीजिए ये धमनी है, शिरा है या केशिका है, तो सबसे बाहर का जो स्तर होगा, जैसे ये हो गया सबसे बाहर वाला स्तर, तो ये सबसे बाहर वाला स्तर क्या कहलाएगा आपका? बाह्य कंचुक। इंग्लिश में कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे बाहर वाला स्तर। ठीक है, उसके बाद जो स्तर आता है उसे कहते हैं मध्य कंचुक। उसके बाद जो स्तर आएगा, जैसे ये सबसे बाहर स्तर हो गया, ये दूसरा वाला जो आ गया, ये हो गया इसका ये वाला बीच वाला स्तर, इसे कहा जाएगा मध्य कंचुक। और सबसे अंदर जो स्तर आ जाएगा ये वाला जैसे हो गया, तो ये कहलाएगा अंतः कंचुक। इस प्रकार वाहिनियां 3 स्तरों द्वारा बनी होती है जिन्हें क्रमशः बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक एवं अंतः कंचुक कहा जाता है। बाह्य कंचुक को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है, मध्य कंचुक को ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है, जबकि जो अंतः कंचुक होता है उसे कहते हैं ट्यूनिका
इंटीमा, इसे इंटरना नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंटीमा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर 3 प्रकार के स्तर आ गए जिनसे मिलकर किसका निर्माण होगा, धमनी, शिरा या केशिकाओं का। मतलब ये तीनों स्तर इन सभी में पाई जाएगी। धमनी भी 3 स्तरों से बनी है, शिरा भी इन्हीं 3 स्तरों से बनी है और केशिकाएं भी इन्हीं 3 स्तरों से बनी है। तो हमारे पास टोटल हो गए यहाँ पर 3 स्तर जिनके द्वारा धमनी, शिरा एवं केशिकाओं का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाह्य कंचुक की। बाह्य कंचुक जो होगा वो किसी भी धमनी, शिरा या केशिका में सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाला आवरण होगा। सबसे बाहर की ओर जो आवरण पाया जाएगा इसी आवरण को क्या कहेंगे, बाह्य कंचुक। किसका बना होगा, संयोजी ऊतक का। यह जो आवरण होता है, यह आवरण किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक के अलावा इस आवरण में कोलेजन तंतु भी पाए जाते हैं। इसका मतलब यह आवरण संयोजी ऊतक प्लस कोलेजन तंतुओं से मिलकर बना होता है। क्योंकि यहां पर पाए जाने वाले कोलेजन तंतुओं में प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती है, मतलब ये तंतु कैसे होते हैं, अप्रत्यास्थ। इस कारण ये जो तंतु हैं, यानी कि ये जो स्तर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इन्हें कोलेजन तंतुओं के कारण अप्रत्यास्थ होता है, मतलब इसमें लचीलापन नहीं पाया जाता। इस कारण किसी भी शिरा, धमनी या केशिका का बाह्य तम स्तर लचीला नहीं होता। किसके कारण लचीला नहीं होता, कोलेजन तंतुओं के कारण। क्योंकि बाह्य जो कंचुक है या ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो संयोजी ऊतक एवं कोलेजन तंतुओं से बना है, और इन्हीं कोलेजन तंतुओं के कारण ये जो स्तर होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यास्थ। क्योंकि कोलेजन तंतुओं में इलास्टिसिटी का या प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता। इस कारण इस बाह्य जो परत है, ये जो बाह्य स्तर है, इसके अंदर भी लचीलापन नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पहला स्तर हो गया। उसके बाद जो स्तर पाया जाएगा उस स्तर को कहेंगे हम मध्य कंचुक या ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, उसके बाद आने वाले स्तर को हम क्या कहेंगे, मध्य कंचुक कहेंगे या ट्यूनिका मीडिया कहेंगे। किससे बना होता है, यह पेशियों से बना होता है। यह जो होगा किससे बना होता है, पेशियों से। और कौन सी पेशियों से, वर्तुल पेशियों से। कौन सी पेशियों से बना होता है, वर्तुल पेशियों से। और इसके अंदर प्रत्यास्थ तंतु पाए जाते हैं। कैसे तंतु पाए जाते हैं, प्रत्यास्थ तंतु। अब अगर प्रत्यास्थ तंतु होंगे तो क्या पाया जाएगा, यहां पर लचीलापन। यहां पर लचीलापन नहीं पाया जाता, लेकिन ट्यूनिका मीडिया जो है या मध्य कंचुक जो है उसमें क्या पाया जाएगा, लचीलापन। किसके कारण, प्रत्यास्थ तंतुओं के कारण। यहां पर जो तंतु पाए जाते हैं इलास्टिक फाइबर पाया जाता है या प्रत्यास्थ तंतु पाया जाता है। इन्हीं प्रत्यास्थ तंतुओं के कारण इसमें क्या पाया जाता है, लचीलापन। यहां पर कोलेजन तंतु पाए जाते हैं और कोलेजन तंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अप्रत्यास्थ। इस कारण यहां पर क्या नहीं पाया जाता है, लचीलापन नहीं पाया जाता है। हो गया 2 स्तर। उसके बाद सबसे अंदर की तरफ जो स्तर पाया जाएगा, ये जो सबसे अंदर वाला स्तर है, इस सबसे अंदर वाले स्तर को कहेंगे ट्यूनिका इंटीमा। क्या कहेंगे, ट्यूनिका इंटीमा। किससे बना होता है, शल की उपकला द्वारा। किससे बना होता है, शल की उपकला द्वारा। और ट्यूनिका इंटीमा जो है, जो शल की उपकला द्वारा बना होता है, यह स्तर देखने पर कैसा दिखाई देता है, कांच के समान चिकना चिकना दिखाई देता है। ये सबसे आंतरिक स्तर है जो कांच के समान कैसे दिखाई देता है, चिकना दिखाई देता है। ठीक है, अब यहां पर इस स्तर को एक नाम भी दिया गया है। ट्यूनिका इंटीमा को एंडोथीलियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोथीलियम कहा जाता है किसी को, ट्यूनिका इंटीमा को। तो यहां पर हमारे पास रुधिर वाहिनियां कितने स्तरों से बनी हुई होगी, 3 स्तरों से। पहला हो गया बाह्य कंचुक या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना। किससे बना होगा, संयोजी ऊतक और कोलेजन तंतुओं से। सबसे बाहर पाया जाएगा, कोलेजन तंतुओं से बना हुआ है, संयोजी ऊतकों से बना हुआ है। कोलेजन तंतु जो होते हैं कैसे होते हैं, अप्रत्यास्थ होते हैं। अप्रत्यास्थ होते हैं इसलिए इनमें क्या नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें लचीलेपन का क्या होता है, अभाव। सबसे बाहरी स्तर में। उसके बाद उसके नीचे जो स्तर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मध्य कंचुक या ट्यूनिका मीडिया। किससे बना होगा, पेशियों से। कौन सी पेशियों से, वर्तुल पेशियों से। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाएंगे, तंतु। कौन से, प्रत्यास्थ तंतु। और इन्हीं प्रत्यास्थ तंतुओं के कारण इस परत में क्या पाया जाएगा, लचीलापन। इसके बाद अपने पास तीसरा आ जाएगा ट्यूनिका इंटीमा। सबसे
आंतरिक परत होती है। किससे बनी होती है? शल की उपकला द्वारा। और शल की उपकला द्वारा बनी होने के कारण यह परत कैसी होती है? चिकनी। किसके समान? कांच के समान। और इसका अन्य नाम क्या है? एंडोथेलियम। इस प्रकार यहाँ पर रुधिर वाहिनियों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। पहले तो कि रुधिर वाहिनियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, धमनी, शिरा और केशिकाएं। और ये जो धमनी, शिरा और कोशिकाएं होती हैं वो प्रत्येक कितने स्तरों से बनी होती है? 3 स्तरों से। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। 3 स्तर हो गए। बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंतः कंचुक। लचीलापन कौन रखेगा? ट्यूनिका मीडिया लचीली होगी। लचीलापन किसमें नहीं होगा? ट्यूनिका एक्सटर्ना या बाह्य कंचुक में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। इसमें लचीलापन क्यों होगा? क्योंकि प्रत्यास्थ तंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्यास्थ तंतु के कारण ट्यूनिका मीडिया या फिर मध्य कंचुक लचीली होती है, जबकि ट्यूनिका एक्सटर्ना इन कोलेजन तंतुओं के कारण कैसी होती है? अप्रत्यास्थ, यानी कि इसके अंदर लचीलापन नहीं पाया जाता है। तो ये है आपके यहाँ पर रुधिर वाहिनियों के 3 स्तर, ठीक है, जिनमें धमनी और शिराओं, केशिकाओं, तीनों के स्तरों की बात की गई कि प्रत्येक इन 3 स्तरों के द्वारा बने होते हैं, ठीक है। एंडोथेलियम किसका दूसरा नाम है? ट्यूनिका इंटीमा का, जो सबसे आंतरिक परत है, जिससे अंतः कंचुक भी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है? एंडोथेलियम, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं रुधिर वाहिनियों के 3 स्तर हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर एक एक रुधिर वाहिनी की, ठीक है। इसके लिए हम इनकी कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। सबसे पहले धमनी और शिरा की बात कर लेते हैं। कंपैरेटिवली स्टडी के अंदर तो हमने क्या किया था? हमने रुधिर वाहिनी को 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। पहली थी धमनी, दूसरी शिरा और तीसरी केशिका। हम यहाँ पर जो कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, वो करेंगे धमनी का और शिरा का, ठीक है। सबसे पहले इनके बारे में बता देते हैं नॉर्मली कि जो धमनी होती है वो क्या होती है? शरीर में पाई जाने वाली वह नलिका जिसके द्वारा शुद्ध रुधिर का परिवहन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? धमनी। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? इसके द्वारा किसका प्रवाह किया जाएगा? शुद्ध रुधिर का प्रवाह। अगर धमनी शुद्ध रुधिर का प्रवाह करेगी तो शिरा किसका करेगी? अशुद्ध रुधिर का प्रवाह। धमनी किसका करेगी? शुद्ध। धमनियों के द्वारा शुद्ध रुधिर का प्रवाह किया जाता है, जबकि शिराओं के द्वारा अशुद्ध रुधिर का प्रवाह किया जाता है। अब यहां पर एक अपवाद है, आपने पढ़ा है फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। किसका प्रवाह करती है? ये एक ऐसी धमनी है जो किसका प्रवाह करती है? अशुद्ध रुधिर का। इसीलिए क्या है? अपवाद। धमनियों के द्वारा सामान्यतः शुद्ध रुधिर का ही परिवहन किया जाता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी इसका क्या है? अपवाद, क्योंकि किस रुधिर का परिवहन करती है? अशुद्ध रुधिर का। इसी प्रकार शिराओं के द्वारा किस रुधिर का परिवहन किया जाता है? अशुद्ध रुधिर का। लेकिन फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा है जिसके द्वारा किस रुधिर का परिवहन किया जाता है? शुद्ध रुधिर का। तो ये भी यहाँ क्या है? अपवाद है, ठीक है। धमनियां शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है, जबकि शिराएं जो होती है अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती हैं। धमनियों में अपवाद है। फुफ्फुस धमनी है, धमनी करना चाहिए था शुद्ध रुधिर का परिवहन, लेकिन कहती किसका है? अशुद्ध रुधिर का परिवहन। अशुद्ध रुधिर का परिवहन शिराओं के द्वारा किया जाता है, तो फुफ्फुस शिरा है, अशुद्ध रुधिर का परिवहन करना चाहिए था, प्रकृति किसका है? शुद्ध रुधिर का परिवहन, ठीक है। ये होगा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, धमनियों के द्वारा रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाया जाता है। क्या काम है इनका? धमनियों का काम क्या है? धमनियों का काम है हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाना। कौन से रक्त को ले जाना? शुद्ध रक्त को ले जाना। अपवाद की बात हम कर चुके हैं अलग से। तो हृदय से शरीर की तरफ शुद्ध रक्त को ले जाने का काम कौन करेगी? धमनियां। जबकि शरीर से अशुद्ध रुधिर को हृदय की तरफ लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? शिराओं के द्वारा। मतलब धमनियां हृदय से रक्त लेके जाती हैं, जबकि शिराएं हृदय में रक्त लेके आती हैं। ये हृदय में रक्त लेके आ रही है, ये हृदय से रक्त लेके जा रही है। किस तरफ लेके जा रही है? शरीर की तरफ। ये रक्त कहां से कहां लेके जा रही है? शरीर से
हृदय की तरफ। तो धमनियां हृदय से शरीर में रक्त लेके जाती है, कौन सा? शुद्ध। जबकि शिराएं शरीर से हृदय में रक्त लेके आती है, कौन सा? अशुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। धमनियां जो होती हैं वो गहराई में उपस्थित होती हैं। शरीर में जो आपका पेशीय स्तर होता है उसके नीचे उपस्थित होती है, मतलब कहाँ होती है? गहराई में उपस्थित होती है। जबकि शिराएं शरीर में कहाँ पाई जाती है? त्वचा के नीचे, मतलब कहाँ पाई जाती है? सतह में। तो ये कहाँ होंगी? गहराई में उपस्थित। ये कहाँ होंगी? सतह पर उपस्थित। लेकिन कुछ धमनियां ऐसी होती हैं जो सतह पर भी पाई जाती है, जैसे कि रिस्ट यानी कि कलाई में पाई जाने वाली जो धमनियां होती है वो सतह पर होती हैं। इसी के कारण डॉक्टर के द्वारा यहीं पर इसको चेकआउट किया जाता है। यहाँ पर इनमें स्पंदन होता है, बीटिंग होती है यहाँ पर। तो कलाई में पाई जाने वाली जो धमनियां होती है वो सतह पर होती है। इसके अलावा गर्दन के पास यानी कि जो हमारी नेक है उसके पास यहाँ पर की जो धमनियां होती है वो भी सतह पर होती है। इसके अलावा कनपटी, यहाँ पर जो माइग्रेन वगैरह होते हैं तो यहाँ पर इसमें भी बीटिंग होती है। यहाँ पर एक नस सी होती है, एक वो धमनी ही है एक प्रकार की जिसके अंदर बीटिंग होती है। तो वो भी क्या है? धमनी है, सतह पर पाई जाती है। और इसके अलावा टखने में पाई जाने वाली, टखने के समीप एक धमनी पाई जाती है, वो भी सतह पर है। तो धमनियां ज्यादातर कहाँ होती है? गहराई में। शिराएं ज्यादातर कहाँ होती है? सतह पर। लेकिन कुछ ऐसी धमनियां हैं जो सतह पर भी पाई जाती है, जैसे कि कलाई में पाई जाने वाली धमनी, जैसे कि गर्दन के समीप पाई जाने वाली धमनी, जैसे कि कनपट्टी के समीप पाई जाने वाली धमनी और टखने के समीप पाई जाने वाली धमनी। तो ये धमनियां कहाँ होती हैं? सतह में होती है। जबकि शेष सभी धमनियां, मुख्यतः धमनियां कहाँ होती हैं? गहराई में। लेकिन कुछ धमनियां नाम मैं बता चुका हूं कहाँ उपस्थित होंगी? सतह पर। शिराएं हमेशा कहाँ पाई जाएंगी? सतह पर ही पाई जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए। जिन धमनियों की हम बात कर रहे हैं उसके द्वारा शुद्ध रुधिर का परिवहन किया जाएगा। कहां से कहां किया जाएगा? हृदय से शरीर की ओर। और कहां होंगी? गहराई में उपस्थित होंगी। ठीक है, यहां पर अगर इन धमनियों और शिराओं की अगर बात की जाए तो एक छोटी सी चीज बताता हूं आप लोगों को, जैसे कि ये धमनी का सबसे बाह्य स्तर हो गया जिसे बाह्य कंचुक कहा। ये भी शिरा का सबसे बाह्य स्तर हो गया जिसे आपने बाह्य कंचुक कह दिया। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। अब बात करते हैं, जैसे ये हो गया सबसे बाह्य स्तर, ये सबसे बाह्य स्तर आपका कहलाएगा ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर बाह्य कंचुक। अब बाह्य कंचुक के नीचे कौन सा होता है? बाह्य कंचुक के नीचे पाया जाएगा ट्यूनिका मीडिया। इसमें भी क्या पाया जाएगा? ये धमनी है और ये है शिरा। ठीक है, ये कंचुक है, ये है बीच वाला कंचुक यानी कि मध्य कंचुक। अब मध्य कंचुक की जो मोटाई होती है वो धमनी में ज्यादा होती है। मध्य कंचुक मोटा होता है किसमें? धमनी में। जबकि शिरा में जो मध्य कंचुक पाया जाता है वो कैसा होता है? थोड़ा पतला होता है, यानी कि इसका स्तर कैसा होता है? पतला। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट, जो मध्य कंचुक होगा, मध्य कंचुक, उसका स्तर कैसा होगा? मोटा होगा। मध्य कंचुक स्तर कैसा होगा? यहां पर मोटा होगा। जबकि शिराओं का मध्य कंचुक स्तर कैसा होगा? पतला। दिख रहा है? यहां पर देखो इतना मोटा है, यहां पर पतला है। तो शिराओं का जो मध्य कंचुक स्तर होता है वो पतला होता है, मध्य कंचुक स्तर। जबकि धमनियों का जो मध्य कंचुक स्तर होता है वो कैसा होता है? मोटा। तो मध्य कंचुक स्तर मोटा हो गया किसका? धमनियों का। जबकि शिराओं का मध्य कंचुक स्तर कैसा होता है? पतला होता है। देख रहा है? अगर मान लीजिए ये अब इसके बाद क्या आ जाएगी? एक और परत आ जाएगी जिसे आप क्या कहोगे? ट्यूनिका इंटीमा। इसके अंदर भी वही परत आ जाएगी, अंतःकंचुक मतलब ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, अब ये ट्यूनिका इंटीमा हो गया सबसे आंतरिक परत, इसकी भी ट्यूनिका इंटीमा होगा जिसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क किसमें होता है? ट्यूनिका मीडिया में। ट्यूनिका इंटीमा में फर्क नहीं होता, ट्यूनिका मीडिया में फर्क होता है। ये मोटा होता है, वहां पर वो क्या होता है? शिरा में पतला होता है। अब इसके मोटे और पतले होने से फर्क क्या पड़े? देखो बीच वाला जो व्यास है वो कम हो गया, बीच की जो जगह है वो कम हो गई। यहाँ बीच की जगह क्या है? ज्यादा है। बीच की जगह कम, बीच की जगह ज्यादा। यानी कि जो धमनी होगी उसका अंदर वाला व्यास, अंदर का व्यास क्या है? आंतरिक व्यास क्या है? कम है। आंतरिक व्यास क्या है? कम। धमनियों का आंतरिक व्यास अंदर की जो जगह है वो क्या होती है? कम होती है। जबकि शिराओं के आंतरिक व्यास कैसा होता है? अधिक होता है। दिख रहा है?
अधिक है, यहां पर दिख रहा है हमें कम है। किसके कारण कम हो रहा दिख रहा है? मध्य कंचुक के कारण, यानी कि ट्यूनिका मीडिया के कारण। कि ट्यूनिका मीडिया का इस तरह अगर मोटा हो जाएगा तो आंतरिक व्यास कम हो जाएगा। भाई ये मोटा हो गया तो बीच की जगह कम हो जाएगी, ये पतला रहा तो बीच की जगह क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ट्यूनिका मीडिया यानी कि मध्य कंचुक का इस तरह अगर मोटा हो जाएगा तो आंतरिक व्यास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो किस में पाया जाता है? धमनियों में। जबकि शिराओं में क्या होगा? आंतरिक जो व्यास होगा वो कैसा होता है? अधिक। क्यों? क्योंकि ट्यूनिका मीडिया कैसा होता है? पतला। ठीक है, आगे का पॉइंट, आंतरिक व्यास कम होता है इसलिए रुधिर का प्रवाह कैसा होगा? रुधिर प्रवाह तीव्र होता है, तेज होता है। भाई किसी भी कोई भी पाइप है, जैसे ये कोई नलिका है, इस नलिका को अगर मैं से दबा दूंगा, आंतरिक व्यास से इसका कम कर दूं दबाने से, तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना आगे की तरफ। तो ये क्या होता है? आंतरिक व्यास कम होता है, इसलिए रुधिर का प्रवाह कैसा होता है? तीव्र। जबकि इसका आंतरिक व्यास क्या है? अधिक। तो रुधिर का प्रवाह कैसा होगा इसमें? कम। तो शिराओं में रुधिर का प्रवाह कैसा होगा? कम। जबकि धमनियों में रुधिर का प्रवाह कैसा होगा? तीव्र। ठीक है, उसके बाद रुधिर का प्रवाह तीव्र होता है, इस कारण यहां पर रुधिर वापस आने की संभावना नहीं रहती। जैसे कोई नलिका है, ठीक है, इस नलिका में यहां से रुधिर प्रवेश करके तेजी से आगे निकल रहा है, तेजी से आगे निकल रहा है, इसका मतलब उसके वापस आने की संभावनाएं नहीं रहती है, यानी कि उसे वापस आने से रोकने के लिए बीच में कुछ उपस्थित नहीं होगा, सीधा ही रक्त निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से रुधिर प्रवाह कम होता तो रुधिर वापस आ सकता था। चूंकि धमनियों के अंदर रुधिर प्रवाह क्या होता है? कम, इसलिए बीच के अंदर कपाट, यानी कि बीच में कुछ गेट या कपाट नहीं पाए जाते हैं। कपाट नहीं पाए जाते हैं, क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि रुधिर सीधा निकल जाता है, वापस आता ही नहीं है। वापस आता अगर किसी वजह से रुधिर दाब कम होता है, रुधिर की तीव्रता कम होती तो रुधिर वापस आ सकता था। उसे रोकने के लिए बीच में क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर कपाट नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि रुधिर का प्रवाह क्या होता है? तीव्र। रुधिर का प्रवाह तीव्र होता है, इस कारण सीधा ही निकल जाता है, सीधा ही निकल जाता है, अतः रक्त वापस आने की संभावनाएं नहीं होती है। अतः धमनियों में क्या नहीं पाए जाते हैं? कपाट नहीं पाए जाते हैं। जबकि शिराओं में रुधिर का प्रवाह क्या होता है? शिराओं में रुधिर का प्रवाह क्या होता है? कम होता है। रुधिर का प्रवाह कम होता है तो रुधिर के वापस आने की संभावनाएं बनी रहती है, इस कारण इसमें क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। इस प्रकार ये हमने अंतर किया है धमनी और शिराओं में। ठीक है, रुधिर प्रवाह, हाँ एक और लास्ट 8वां देख लेते हैं कि यहां पर रुधिर का प्रवाह कैसा है? तीव्र। अतः रुधिर दाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब तीव्र होगा। यहां पर रुधिर प्रवाह कैसा है? कम। अतः रुधिर दाब भी कैसा होगा? कम होगा या फिर मंद होगा। तो यहां पर हमने क्या किया है? कुछ डिफरेंस किए हैं किस किस में? धमनी और शिराओं में। ठीक है, पहले हमने देखी धमनी और फिर हमने देखी शिराएं। हमने देखा कि धमनियां होंगी किस रुधिर का प्रवाह करेंगे? शुद्ध रुधिर का। शिराएं किसका प्रवाह करेंगी? अशुद्ध रुधिर का। धमनियां शुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है, जबकि शिराएं किसका प्रवाह करती है? अशुद्ध रुधिर का। यहां पर जिन धमनियों की बात कर रहे हैं वो शुद्ध रुधिर का प्रवाह करेंगे, शिराएं अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करेंगे। लेकिन अपवाद है यहाँ पर फुफ्फुस धमनी। जो फुफ्फुस धमनी होती है धमनी शुद्ध रुधिर का प्रवाह करनी चाहिए, पर किसका करती है? अशुद्ध रुधिर का। उसी प्रकार जो शिराएं हैं किसका प्रवाह करती है? अशुद्ध रुधिर का। लेकिन फुफ्फुस शिरा किसका प्रवाह करती है? शुद्ध रुधिर का। उसके बाद आ जाएगा धमनी जो होंगी वो रक्त को हृदय से शरीर की ओर लेके जाते हैं। कौन से रक्त को? शुद्ध रक्त को। तो धमनियों के द्वारा हृदय से रक्त को लेके जाया जाता है शरीर की तरफ, जबकि शिराओं के द्वारा शरीर से हृदय की तरफ रक्त को क्या किया जाता है? लाए जाते हैं। उसके बाद जो धमनियां होती है वो शरीर में गहराई में उपस्थित होती है, जबकि शिराएं जो होती है वो सतह पर पाई जाती है। लेकिन कुछ धमनियां ऐसी होती है जो सतह पर भी पाई जाती है, जैसे कलाई की धमनी, जैसे कनपट्टी के पास की धमनी, जैसे ग्रीवा के पास की धमनी, और जैसे टखने की धमनी, टखने के पास की धमनी। ये कहां उपस्थित होती है? सतह पर। नहीं तो अधिकतर धमनियां कहां पाई जाती हैं? गहराई में। ठीक है, उसके बाद धमनी का जो आंतरिक व्यास होता है वो कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि मध्य कंचुक का स्तर कैसा होता है? मोटा। मध्य कंचुक स्तर मोटा होता है, इसलिए आंतरिक व्यास क्या होता है? कम होता है। जबकि जो शिराएं होती है उनका जो मध्य कंचुक होता है या ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो पतला होता है, इसलिए आंतरिक व्यास क्या होता है? ज्यादा। चूंकि धमनियों का आंतरिक व्यास क्या है? कम है, इस कारण में रुधिर प्रवाह क्या होगा? तीव्र गति से होगा। रुधिर प्रवाह तीव्र गति से होगा तो रुधिर का जो दाब होगा यानी कि ब्लड का जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जबकि शिराओं में आंतरिक व्यास क्या है? ज्यादा है। आंतरिक व्यास ज्यादा है तो रुधिर का प्रवाह क्या होगा? धीमी गति से होगा, मंद होगा, कम होगा। अगर धीमी गति से रुधिर का प्रवाह होगा या मंद गति से होगा तो रुधिर दाब भी कैसा होगा? मंद होगा।
ठीक है। धमनियों के अंदर चूंकि रुधिर प्रवाह तीव्र गति से होता है, तेजी से होता है, तो वापस आने की संभावना नहीं रहती, इसलिए कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं के अंदर कपाट पाए जाते हैं। जैसे शिराएं क्या करती है, शरीर से हृदय की तरफ रक्त लेके आ रही है। अब जैसे पैर से कोई रक्त है प्रवाहित होता हुआ अशुद्ध रक्त हृदय तक लेके आना है शिरा के द्वारा, तो क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लेके आ रही है उस रक्त को ऊपर की तरफ, मतलब पैर से हृदय की तरफ रक्त आ रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसके कारण क्या होता है, रुधिर प्रवाह धीमा हो जाएगा, और रुधिर प्रवाह धीमा हो जाएगा तो वापस भी रक्त जा सकता है। तो उसे रोकने के लिए, वापस जाने से रोकने के लिए शिराओं में बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, जबकि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। एक विशेष बात, हमने कहा कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते क्योंकि रुधिर प्रवाह तीव्र होता है, लेकिन मैंने पहले भी आपको जब हृदय की संरचना पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक तो महाधमनी, जो सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, और इसके अलावा फुफ्फुस धमनी जो फुफ्फुस कांड से या पल्मोनरी ट्रंक से बनी थी। तो फुफ्फुस धमनी एवं महाधमनी दो ऐसे एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल कौन सा है, फुफ्फुस धमनी जो फुफ्फुस कांड से या पल्मोनरी ट्रंक से बनी थी, और दूसरा महाधमनी है धमनी, कपाट नहीं पाए जाने चाहिए, लेकिन ये दो धमनियां ऐसी होती है जिनमें कपाट पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। उस टाइम पे मैंने आपको हृदय की संरचना में बताया था कि इन दोनों में किस प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा दो तीन चीजें। हमने देखा सबसे पहले रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां किन्हें कहेंगे, वे वाहिनियां जिनमें किसका प्रवाह होगा, रक्त का प्रवाह करने वाली नलिकाएं रुधिर वाहिनियां कहलाती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी, सबसे पहले धमनी, फिर शिरा और फिर केशिका। ठीक है, तो हमने बताया कि जो धमनी होगी, चाहे कोई शिरा होगी, चाहे कोई केशिका होगी, कितने स्तरों से बनी होगी, तीन तीन स्तरों से। सबसे बाहर का स्तर क्या कहलाएगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना या बाह्य कंचुक। किसका बना होगा, संयोजी ऊतक और कोलेजन तंतुओं का। कोलेजन तंतुओं की उपस्थिति का कारण ये जो सबसे बाहर वाला स्तर होता है ये अप्रत्यास्थ होता है, या इसमें लचीलेपन का क्या होता है, अभाव। उसके बाद आ जाता है दूसरा स्तर जिसे कहा जाएगा ट्यूनिका मीडिया। अब जो ट्यूनिका मीडिया होता है उसे हिंदी में कहते हैं मध्य कंचुक। किसका बना हुआ है, ये वर्तुल पेशियों से बना होता है। ये जो वर्तुल पेशी होती है कैसे होती है, एरेखित, और एरेखित होने के साथ साथ इनके अंदर प्रत्यास्थ तंतु भी पाए जाते हैं, यानी कि इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं। इस कारण इस परत में क्या पाया जाता है, लचीलापन। ये जो ट्यूनिका मीडिया होती है ये शिराओं के अंदर पतली होती है, जबकि धमनियों के अंदर मोटी होती है। धमनियों के अंदर मोटी है इसलिए आंतरिक व्यास कम हो जाता है, जबकि शिराओं के अंदर ये पतली है इसलिए आंतरिक व्यास क्या होता है, ज्यादा। जबकि सबसे आंतरिक जो परत होती है उसे ट्यूनिका इंटीमा या फिर अंतःकंचुक कहा जाता है। और ये जो अंतःकंचुक होती है ये शल की उपकला के द्वारा बनी होती है और कांच के समान चिकनी होती है, और इसे एंडोथेलियम भी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि रुधिर वाहिनियों को हम यहाँ मुख्य रूप से दो भागों में बांटता है, धमनी और शिरा, और ये है उनके बीच का अंतर। सबसे बाह्य स्तर कहलाएगा ट्यूनिका एक्सटर्ना या बाह्य कंचुक। उसके बाद आ जाएगा मध्य कंचुक, और सबसे अंदर वाला जो होगा उसे कहा जाएगा ट्यूनिका इंटीमा या अंतःकंचुक। तो मध्य कंचुक मोटा है किसका, धमनी का, जबकि मध्य कंचुक पतला है किसका, शिरा का। उसके बाद बचती है केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती है, देखिए जब किसी वजह से धमनी किसी कोशिका के संपर्क में आती है या शिरा किसी कोशिका के संपर्क में आती है तो ये छोटी छोटी शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो धमनी और शिराएं जो होती है जब छोटी छोटी शाखा में बढ़ती है तो उसे कम से धमनिकाएं एवं शिरिकाएं कहा जाता है। यही संरचनाएं जब छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती हैं, इन्हीं छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होने वाली संरचनाओं को केशिकाएं कहा जाता है। अर्थात जब रुधिर वाहिनी किसी कोशिका या ऊतक के चारों तरफ अपना जाल बना लेती है, कोई छोटी छोटी शाखाओं का जाल बना लेती हैं ये धमनी और शिराएं, तभी इन्हें क्या कहा जाता है, केशिकाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा रुधिर वाहिनियां तीन स्तरों से बनी होती है, और ये हो गया आपका धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है, तो ये धमनी और शिरा में अंतर हो चुका है, रुधिर वाहिनियों के तीन स्तर हो चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे कि हृदय स्पंदन का नियमन कैसे हो रहा है, एवं हृदय स्पंदन जो होता है उस समय कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है जिन्हें लब एवं डब कहा जाता है, ये कैसे उत्पन्न होती है इसका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।